आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी पड़ी है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आप समय से देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक सिंगल मदर रेचल से होती है। वो अपने पिता एडम के साथ उनके घर में रहती है। रेचल के दो बच्चे हैं, बेटा मैथ्यू जो एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिन रात पढ़ाई करता था, और बेटी क्लोई जो अपने कॉलेज की कैरिकुलर एक्टिविटीज में फेमस होना चाहती थी। खैर, आज सुबह के टाइम रेचल दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए बोलती है ताकि वो उन्हें स्कूल ड्रॉप करके अपनी जॉब पर जा सके। अब घर से निकलते वक्त रास्ते में उसके दोनों बच्चे उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो घर के लिए एक डॉग ले आए। बच्चे काफी एक्साइटेड होकर डॉग को लेकर बातें करते हैं, लेकिन रेचल इस टॉपिक पर उस समय कोई डिस्कशन करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें चुप कराती है और जल्दी से कार में बैठने को कहती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रेचल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। फिर आगे वो अपने पेशेंट का फुल बॉडी चेकअप करके उसे बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, उसे ना कोई फिजिकल और ना ही कोई मेंटल दिक्कत है। लेकिन इस पर वो पेशेंट जिसका नाम एलेक्स है वो बताता है कि वो हाल ही में 61 साल का हुआ है और उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि इस एज के बाद लगभग कोई भी हेल्थ इश्यूज की वजह से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचा, इसलिए वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही हाइपर कॉन्शियस है। खैर, आगे शाम को जॉब से छूटने के बाद रेचल एक पेट शॉप पर जाती है ताकि वो अपने बच्चों के लिए डॉग देख सके। तभी वहाँ उसकी नजर दो खूबसूरत बिल्लियों पर पड़ती है, जिसके बाद रेचल उनकी तारीफ करती है। तो उन बिल्लियों का ओनर उसे कैट्स की खासियत और नेचर के बारे में बताने लगता है। फिर रेचल मुस्कुराकर कहती है कि वो यहाँ एक्चुअली डॉग चूज करने आई है। अब दोनों के बीच में थोड़ी फ्रेंडली बातचीत होती है और ये छोटी सी मुलाकात यहीं खत्म हो जाती है। इस तरह अभी तक दोनों को एक दूसरे का नाम या पहचान कुछ नहीं पता होती और रेचल वहाँ से निकल जाती है। आगे जब रेचल हॉस्पिटल से बाहर आती है तो देखती है कि एक डॉग अपने ओनर को लगभग घसीटते हुए उनके एरिया के पास लेकर आ रहा है। लेकिन अचानक उस आदमी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी हालत काफी सीरियस दिखने लगती है। तो उसकी हालत को देखकर रेचल तुरंत रिएक्ट करती है और उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। उस आदमी का नाम डेविड है। फिर चेकअप के बाद रेचल डेविड को बताती है कि उसे डायवर्टिकुलाइटिस है, यानी उसके पेट में इन्फेक्शन जैसा इशू है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहकर दवाइयां और ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है और सबसे पहले अपने डॉग माइकी की चिंता करने लगता है कि इतने दिनों तक उसका ध्यान कौन रखेगा। जिस पर रेचल उसे शांत कराते हुए कहती है कि माइकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद रेचल माइकी को अपने घर ले जाती है और जैसे ही उसके बच्चे माइकी को देखते हैं वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन रेचल साफ कहती है कि इतना खुश मत हो, ये डॉग किसी और का है, कुछ दिनों के बाद इसे वापस देना होगा। तब तक तुम लोग सीख लो कि डॉग का ख्याल कैसे रखा जाता है, इसे प्रैक्टिस समझो। अब अगले दिन रेचल अपने फादर एडम से बात करते हुए बताती है कि उसने अपने पेशेंट एलेक्स को दोबारा चेकअप के लिए आने के कई मैसेजेस भेजे थे, लेकिन अभी तक एलेक्स ने कोई रिप्लाई नहीं किया। एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद एलेक्स बिजी होगा या बाहर कहीं गया होगा, लेकिन रेचल को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि लास्ट टाइम एलेक्स जिस तरह अपनी हेल्थ को लेकर अनयूजुअली कॉन्शियस था, उसे देखते हुए उसका इस तरह से गायब हो जाना रेचल को अजीब लगता है। इसलिए उस दिन काम से लौटने के बाद रेचल सीधा एलेक्स के घर जाती है ताकि उसकी हालत का पता लग सके। वो दरवाजा खटखटाती है, आवाज देती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर अंदर और आगे जाने पर उसे ये देखकर शॉक लगता है कि एलेक्स काफी पहले से डेड पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस वहाँ आकर केस की बेसिक इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पूछताछ के दौरान रेचल लेडी पुलिस ऑफिसर से साफ साफ पूछती है कि एलेक्स की मौत का रीजन क्या है। तो पुलिस ऑफिसर कहती है कि एलेक्स की डेथ नेचुरल वे में हुई है और चांसेस हैं कि उसे हार्ट अटैक आया होगा। ये सुनकर रेचल को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने खुद एलेक्स की रिपोर्ट देखी थी। वो इंटरनली भी हेल्दी था और रिसेंटली उसका चेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल आया था। फिर लेडी पुलिस कहती है कि बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरीज का कोई निशान नहीं है, इसलिए उन्हें फाउल प्ले नहीं लगता। तो इस तरह से रेचल कंफ्यूज और परेशान होकर वहाँ से लौट आती है। फिर अगले दिन रेचल फिर से अपने फादर एडम से इस बारे में डिटेल में बात करती है। वो कहती है कि मेडिकली एलेक्स को हार्ट अटैक आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन पुलिस इस बात को सीरियस नहीं ले रही और न ही वो ऑटोप्सी करवाने के लिए तैयार है। तो एडम उसे शांत करते हुए कहता है कि वो एक आदमी को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। उसका नाम जैक है और वो इस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर है। अब एडम दोनों को मिलवाता है और तभी पता चलता है कि रेचल और जैक पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। असल में जैक वही ऑफिसर है जिससे रेचल पेट शॉप में कैट्स और डॉग्स के बारे में बात कर चुकी थी।
खैर, बाद में रेचल और जैक अकेले एक कैफे में मिलते हैं। फिर वहाँ रेचल जैक से रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह एलेक्स की बॉडी की ऑटोप्सी करवाई जाए ताकि उसकी मौत का असली कारण पता चल सके। लेकिन जैक उसे समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एलेक्स बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था और उसके फैमिली मेंबर्स ऑटोप्सी के अगेंस्ट हैं। उनके दबाव में रहकर ऑफिशियल तरीके से ऑटोप्सी करवाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस तरह अब जैक मजबूरी बताकर रेचल की रिक्वेस्ट फुलफिल ना कर पाने के लिए माफी मांगता है। इसके अगले दिन रेचल खुद इनिशिएटिव लेती है। वो अकेले एलेक्स के फ्यूनरल हाउस पहुंचती है और वहां के मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बस थोड़ी देर के लिए एलेक्स की डेड बॉडी देखनी है, सिर्फ आखिरी बार देखकर वो वापस चली जाएगी। इस तरह काफी देर तक मनाने के बाद वो मैनेजर आखिरकार मान जाता है और उसे मॉर्चरी रूम के अंदर जाने देता है। फिर रेचल अंदर जाकर काफी देर तक एलेक्स की डेड बॉडी को गौर से देखती रहती है और किसी भी अनयूजुअल निशान या क्लू को नोटिस करने की कोशिश करती है। उसी दौरान एलेक्स के 3 फैमिली मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही रेचल बाहर निकलने लगती है तो उसकी मुलाकात इन तीनों से हो जाती है। पहला आदमी होता है लेनार्ड, जो एलेक्स का भाई है, और उसके साथ खड़ी थी लेनार्ड की वाइफ मेरेडिथ, और वहीं तीसरा शख्स था मेरेडिथ का भाई फिल। अब ये तीनों रेचल को पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो रेचल इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और सीधे उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एलेक्स की बॉडी पर एक बार ऑटोप्सी परफॉर्म करने की परमिशन दे दे ताकि कोई डाउट ना रहे। लेकिन तीनों फैमिली मेंबर्स साफ मना कर देते हैं। फिर मजबूर होकर रेचल उनकी बात मानकर वहां से निकल जाती है और अपने काम पर वापस लौट जाती है। अब कुछ दिनों के बाद रेचल से मिलने उसकी एक रेगुलर पेशेंट एमिली आती है, जो पहले एलेक्स की अच्छी फ्रेंड रह चुकी थी। फिर बातचीत के दौरान जब एलेक्स का जिक्र आता है तो एमिली रेचल को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि एलेक्स की डेथ से ठीक 2 हफ्ते पहले वो एलेक्स और उसकी लेट वाइफ कैटी के साथ लंच पर मिली थी। उस दिन एलेक्स हमेशा की तरह नॉर्मल और खुश था, लेकिन लंच के बाद एलेक्स के फोन पर एक कॉल आती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करके बाहर जाता है और वापस लौटता है तो उसके चेहरे का कलर एकदम से उड़ा हुआ होता है, जैसे किसी ने उसे धमकी दी हो या बहुत बुरी खबर सुनाई हो। अब एमिली की ये बात सुनकर रेचल का शक ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। अगले दिन रेचल फिर से पुलिस स्टेशन जाकर जैक से मिलती है और एमिली वाली बात डिटेल में बताती है। तो ये सुनकर जैक कहता है कि वो एलेक्स के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाने की कोशिश करेगा और देखेगा कि उस दिन किसका कॉल आया था, लेकिन वो कंडीशन रखता है कि अगर फोन रिकॉर्ड्स से भी कुछ नहीं मिला तो रेचल को ऑटोप्सी की जिद छोड़नी पड़ेगी। यानी अब एलेक्स की ऑटोप्सी प्रैक्टिकली उस मिस्टीरियस फोन कॉल पर डिपेंड करती है। रेचल अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए एलेक्स की न्यूज एजेंसी में जाती है। वहाँ वो एलेक्स के मैनेजर एवरी से मिलती है और पूछती है कि क्या वो एलेक्स के ऑफिस या काम से जुड़े किसी दुश्मन के बारे में जानता है। अब एवरी पहले तो कहता है कि जनरली सब लोग एलेक्स को पसंद करते थे, लेकिन फिर वो एक नाम बताता है, डेव स्ट्रिंग, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो एलेक्स से नफरत करता था। वो बताता है कि वजह ये थी कि एलेक्स ने उसके खिलाफ रिश्वत लेने का बड़ा आर्टिकल चलाया था। अब रेचल पूछती है कि क्या एलेक्स ने डेव पर कोई इन्वेस्टिगेटिव फाइल तैयार की थी, तो एवरी हाँ में जवाब देता है। फिर रेचल उस फाइल को डिटेल में पढ़ती है और फिर सीधा जैक के ऑफिस पहुंचकर उसे एक लेटर दिखाती है। इस लेटर में डेव ने साफ साफ एलेक्स को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे खिलाफ आर्टिकल छापना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब ये पढ़कर जैक सीरियस हो जाता है और पूछता है कि ये लेटर तुम्हें कहाँ मिला, तो रेचल बताती है कि ये उसे एलेक्स की फाइल के अंदर रखा हुआ मिला था। जैक मानता है कि ये छोटा सा एविडेंस भी केस को लीगली रीओपन करने में मदद कर सकता है। आगे रेचल उसी समय पूछती है, और उस फोन रिकॉर्ड का क्या हुआ जो तुम निकलवाने वाले थे? तो जैक निराशा के साथ बताता है कि जिस नंबर से कॉल आया था वो पूरी तरह से अनट्रेसेबल है, उसे ट्रेस किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद जैक उस लेटर को लेकर कोर्ट से ऑटोप्सी की परमिशन लेने के लिए निकल पड़ता है। अब इसी दिन एलेक्स का ऑफिशियल फ्यूनरल होता है, लेकिन इस बीच कोर्ट से मिल गई अनुमति के बाद जैक और रेचल एलेक्स की फैमिली को ऑटोप्सी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं ताकि फैमिली से भी फॉर्मल परमिशन ले सके। लेकिन ये सुनते ही तीनों फैमिली मेंबर्स यानी लेनार्ड, उसकी वाइफ मेड्रिथ और मेड्रिथ का भाई फिल, वो सब गुस्से में आ जाते हैं। लेनार्ड कहता है कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है, हम तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकते, हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये सुनकर रेचल और जैक समझ जाते हैं कि डिले का मतलब है कि बॉडी से जुड़ी बहुत सी जानकारी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए रेचल निराश हो जाती है, लेकिन जैक उसे संभालते हुए कहता है कि वो एलेक्स और डेव के लिंक से कुछ न कुछ जरूर पता करेंगे। रेचल पूछती है कि क्या वो भी डेव पर होने वाली इन्वेस्टिगेशन को देख सकती है, तो जैक पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार मान जाता है। आगे एक ऑफिसर डेव से इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ करता है और उसे वही थ्रेटनिंग लेटर दिखाता है जो उसने एलेक्स को लिखा था। इधर बाहर मॉनिटर पर रेचल इस पूरी बातचीत को लाइव देख रही होती है।
तभी डेव आराम से कहता है कि उसने ये लेटर गुस्से में लिखा था, लेकिन अगर वो मान भी ले कि उसने धमकी दी थी, तब भी पुलिस उसे किस चार्ज में अरेस्ट करेगी, क्योंकि अरेस्ट के लिए पहले ये भी साबित होना चाहिए कि एलेक्स का मर्डर हुआ है, जबकि अभी तक तो ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है। फिर रात को घर पर रेचल नोटिस करती है कि उसका बेटा मैथ्यू कुछ परेशान और अपसेट है। वो उससे पूछती है कि क्या बात है, तो मैथ्यू बताता है कि उसकी सिस्टर क्लोई कैरिकुलर एक्टिविटीज, इवेंट्स, परफॉर्मेंसेस में हमेशा एक्टिव रहती है, सबकी नजर में रहती है, लेकिन वो खुद कुछ खास नहीं कर पाता, इसलिए खुद को कम समझने लगा है। रेचल उसे समझाती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे अंदर अपनी अलग खूबियां हैं, तुम्हें उन पर काम करना है। फिर वो उसे मोटिवेट करके उठाने लगती है और तभी मैथ्यू उसे रोककर कहता है, सुना है आप किसी पेशेंट की मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। रेचल रुककर उसकी बात सुनती है तो मैथ्यू कहता है, आपको उस इंसान पर ध्यान देना चाहिए जो आपके पेशेंट की मौत के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला था। अब ये सिंपल लेकिन शार्प ऑब्जर्वेशन रेचल के दिमाग में बैठ जाता है। अब अगले दिन रेचल एलेक्स के अकाउंटेंट से मिलती है और पूछती है कि क्या एलेक्स ने डेथ से पहले कोई विल या वसीयत बनवाई थी, तो अकाउंटेंट साफ कहता है कि एलेक्स ने कोई विल नहीं छोड़ी और लॉ के हिसाब से अब उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके भाई लेनार्ड के नाम पर चली जाएगी। अब रेचल तुरंत जैक के पास जाकर ये सब बताती है और पूछती है कि ऑटोप्सी से क्या निकला, तो जैक निराश होकर कहता है कि ऑटोप्सी में भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, यानी बॉडी से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो क्लियर मर्डर या पॉइजनिंग की तरफ इशारा करे। अब ये सुनकर रेचल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में एलेक्स कल तक परफेक्टली हेल्दी था, उसके पास मैसिव प्रॉपर्टी थी, पावरफुल एनिमीज थे जैसे डेव, और अब अचानक उसे नेचुरल कॉज बताकर केस बंद कर दिया गया है, इसलिए अब उसे ये बात अंदर से एक्सेप्ट नहीं होती। फिर अगले दिन रेचल एवरी से दोबारा मिलने जाती है। यहाँ एवरी इस बार एक नई बात रिवील करता है। वो बताता है कि डेव करीब 2 साल पहले जेल भी जा चुका है, क्योंकि उसने एक आदमी को चाकू से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हियरिंग से ठीक पहले वो आदमी अचानक गायब हो गया और तब से उसकी कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। अब रेचल तुरंत कहती है कि ये पॉसिबल है कि उस आदमी को गायब करने के पीछे डेव का हाथ हो, तो एवरी इस बात से एग्री करता है कि ऐसा हो सकता है। अब रेचल के लिए साफ हो जाता है कि इतना डेंजरस पास्ट रखने वाला आदमी किसी को खत्म करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। खैर, इसके बाद रेचल ऑटोप्सी लैब में उस सर्जन से मिलती है जिसने एलेक्स की बॉडी पर पोस्टमार्टम किया था। अब वो सर्जन बताती है कि उन्हें एलेक्स की बॉडी में कोई टिपिकल एक्सटर्नल हार्म या ऑब्वियस सब्सटेंस नहीं मिला, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि डेथ का एग्जैक्ट रीजन भी क्लियर नहीं हो पाया। फिर रेचल अपनी थ्योरी रखती है कि हो सकता है कि एलेक्स को ऐसा पॉइजन दिया गया हो जो नॉर्मल टेस्ट में इजीली डिटेक्ट नहीं होता। तो सर्जन कहती है कि ऐसे रेयर पॉइजन्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और टेस्टिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रेचल की जिद और तर्क सुनकर वो मान जाती है कि वो एक बार स्पेशल टेस्ट ट्राई करेगी। अब ये सुनकर रेचल को पहली बार लगता है कि शायद उसे सच में और करीब जाने का मौका मिल सकता है। अब कुछ दिन के बाद वही सर्जन रेचल और जैक को अपने ऑफिस में बुलाती है। फिर वो रिपोर्ट को दिखाकर बताती है कि एलेक्स की बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में रेयर कॉलोनी टॉक्सिन मिला है, जो बॉडी में लगभग एनेस्थीसिया की तरह असर करता है और जिसे डिटेक्ट करना मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए भी बेहद मुश्किल है। इसलिए अब रेचल को पूरा यकीन हो जाता है कि एलेक्स की मौत नेचुरल नहीं बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। इसलिए रेचल ये बात तुरंत एलेक्स के फैमिली मेंबर्स लेनार्ड और उसकी वाइफ मैड्रिथ को बताती है। अब ये दोनों पहले तो शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एलेक्स को पॉइजन किसने दिया होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसका कोई सीधा दुश्मन नहीं था। पर तभी रेचल सीधे पूछती है, क्या आप दोनों को डेव स्ट्रिंग नाम का कोई आदमी याद है? तो इस पर दोनों के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। लेनार्ड साफ साफ इनकार करता है कि वो किसी भी डेव स्ट्रिंग को नहीं जानता, जबकि मैड्रिथ कहती है कि वो स्ट्रिंग को पहचानती है। ये सुनकर रेचल थोड़ा चौंक जाती है। अब मैड्रिथ अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने पहले डेव स्ट्रिंग के बारे में सुना था, तब जाकर मजबूरी में लेनार्ड हाँ करता है। फिर रेचल उन्हें आगे बताती है कि एलेक्स की डेथ से पहले डेव ने उसे जान से मारने की धमकी वाला लेटर लिखा था। तो मैड्रिथ इस बात पर नेचुरली डिस्टर्ब्ड रिएक्शन देती है, लेकिन लेनार्ड का रिएक्शन ऑडली ठंडा रहता है, जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा हो। अब यहीं से रेचल को लेनार्ड के बिहेवियर पर शक होने लगता है कि कहीं उसके भाई की मौत में उसका हाथ तो नहीं। अब उसी रात रेचल जैक से अकेले में मिलती है। दरअसल आज उनका कैंडल लाइट डिनर प्लान होता है। अब रेचल अपने डेड हस्बैंड की यादों से धीरे धीरे मूव ऑन करना चाहती है और इसीलिए वो जैक के साथ रिश्ता आगे बढ़ा रही होती है। उसकी पूरी फैमिली भी इस रिलेशनशिप से कंफर्टेबल थी, इसलिए वो भी अंदर से रिलैक्स थी। अब डिनर के बीच अचानक जैक के फोन पर उसके ऑफिस से कॉल आता है।
फिर फोन पर बात करने के बाद जैक रेचल को बताता है कि कुछ हफ्ते पहले एक लैब से वही रेयर पॉइजन चोरी हुआ था जो एलेक्स की बॉडी में मिला है, और अब पुलिस ने उस पॉइजन चुराने वाले स्मगलर को भी पकड़ लिया है। यानी उससे पूछताछ करके शायद उन्हें एलेक्स के किलर तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। तो रेचल ये सुनकर उसे गुड लक विश करती है। फिर अगले दिन जैक रेचल से मिलकर बताता है कि स्मगलर किसी भी तरह का कन्फेशन देने को तैयार नहीं, वो मुंह नहीं खोल रहा। तो रेचल पूछती है, वैसे तुम्हें एलेक्स के कमरे से उसका पर्सनल लैपटॉप तो मिला होगा, क्या मैं उसकी फाइल्स देख सकती हूँ? अब जैक के लिए ये टेक्निकली इलीगल होता है, इसलिए वो पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार ट्रस्ट के चलते उसे लिमिटेड परमिशन दे देता है। फिर रेचल एलेक्स का लैपटॉप चेक करती है, जहां उसे उसकी वेबसाइट के एक प्राइवेट फॉर्म से एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है, और वो ये कि एलेक्स का सीक्रेटली एक बायोलॉजिकल बेटा भी था जिसका नाम डैनी मर्फी है। ये जानकर रेचल तुरंत एलेक्स के मैनेजर एवरी को कॉल करके बताती है कि एलेक्स का बेटा डैनी मर्फी नाम से एग्जिस्ट करता है, और मैसेजेस में एलेक्स और मर्फी ने उसी शाम मिलने की मीटिंग फिक्स की थी जिस दिन एलेक्स की मौत हुई। साथ ही एलेक्स ने मरने से पहले कोई विल नहीं बनाई थी, जिसका मतलब है कि लीगली उसकी पूरी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा डैनी मर्फी को मिलना चाहिए था। अब अगले दिन रेचल और जैक मिलकर मर्फी का पूरा बायोडाटा निकालते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मर्फी की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो जेल की सजा काटने के बाद ठीक उसी दिन रिलीज हुआ था जिस दिन एलेक्स की मौत हुई, लेकिन उसी दिन के बाद से मर्फी अचानक गायब हो गया। तो ये सब जानने के बाद रेचल अपने हॉस्पिटल लौटती है, जहां डेविड अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, इसलिए अब वो उसे उसका डॉग माइकी वापस देकर उसे डिस्चार्ज कर देती है। फिर घर पहुंचने पर रेचल को जैक का कॉल आता है। जैक एक्साइटेड होकर बताता है कि पुलिस ने आखिरकार मर्फी को ढूंढ लिया है। अब पहले तो रेचल खुश होती है, लेकिन जैक तुरंत अगली बात कहता है, मर्फी डेड मिला है। तो ये सुनकर रेचल फिर से टूट सी जाती है कि एक और संभावित की विटनेस और सस्पेक्ट मर चुका है। अब अगली सुबह रेचल एवरी से दोबारा मिलती है और कहती है कि ये सब बहुत ही ऑड है। अचानक मर्फी का नाम सामने आया और कुछ ही समय बाद किलर ने उसे भी खत्म कर दिया। इसका मतलब किलर कोई ऐसा है जिसे सारी प्रोग्रेस और अंदर की बातें लगातार पता चलती रहती हैं। तो ये सुनकर एवरी कहता है कि हो सकता है मर्फी सिर्फ ड्रग्स ओवरडोज के कारण मरा हो, लेकिन रेचल कोइंसिडेंस पर विश्वास नहीं करती। उसे स्ट्रांगली लगता है कि मर्फी को भी उसी ने मरवाया है, जिसे इस पूरे खेल से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, यानी एलेक्स का भाई लेनार्ड। इसीलिए अब रेचल लेनार्ड से दोबारा मिलकर इनडायरेक्टली सवाल पूछकर उससे कुछ निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन लेनार्ड बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बात करता है और कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिसके बाद मजबूर होकर रेचल को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में काम करते वक्त जैक रेचल से मिलने आता है। असल में उसे स्मगलर के ओल्ड रिकॉर्ड्स और ट्रांसफर हिस्ट्री चेक करने पर एक इंटरेस्टिंग लिंक मिला था। असल में स्मगलर को जिस साल एक खास जेल में शिफ्ट किया गया था, उसी समय उस जोन में लेनार्ड का बहनोई फिल भी एक क्रिमिनल केस की वजह से उसी जेल में बंद था। अब जैक के मुताबिक इसका मतलब साफ हो सकता है कि फिल ने ही जेल में उस स्मगलर से पॉइजन मंगवाया होगा। इसके बाद जैक फिल को कस्टडी में बुलाकर इंटेरोगेशन शुरू करता है। यहाँ फिल पर सीधे सीधे आरोप लगाया जाता है कि उसने स्मगलर के जरिए रेयर पॉइजन हासिल किया, लेकिन फिल सब कुछ सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि जेल से निकलने के बाद वो किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला और उसका एलेक्स की मौत से कोई लेना देना नहीं है। बाहर मॉनिटरिंग रूम से रेचल भी पूरी पूछताछ स्क्रीन पर देख रही होती है। फिर इंटेरोगेशन के बाद रेचल और जैक फिल के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब रेचल की थ्योरी थी कि पॉइजन फिल ने मंगवाया, लेकिन मास्टरमाइंड लेनार्ड है, जिसने बदले में फिल को एलेक्स की प्रॉपर्टी से हिस्सा देने का वादा किया होगा। लेकिन जैक इस एंगल पर डाउट रखता है और कहता है कि लेनार्ड पहले से ही मल्टी मिलियनेयर है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए भाई को मारने का मोटिव वीक लगता है। वो कहता है कि हमें पैसे से अलग कोई दूसरा मोटिव ढूंढना पड़ेगा। आगे मोटिव ढूंढने की कोशिश में रेचल एलेक्स के पुराने बिजनेस पार्टनर फ्रेड से मिलने जाती है। यहाँ फ्रेड बताता है कि लेनार्ड हमेशा बहुत ही सेफ खेलने वाला आदमी रहा है, उसने कभी पैसों के मामले में बड़ा रिस्क नहीं लिया, लेकिन उसकी वाइफ मेड्रिथ को जल्दी ही अमीर बनने की बहुत होड़ थी और इसी लालच में उसने सब कुछ ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। अब ये सुनकर रेचल हैरान होकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तो फ्रेड थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बताता है कि मेड्रिथ ने एलेक्स से लोन लेकर वो पैसा एक बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में लगा दिया था, लेकिन वो पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया और उसके साथ साथ लेनार्ड भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस गया। फ्रेड के मुताबिक अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए उन्होंने एलेक्स से और भी पैसे लिए होंगे, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एलेक्स की मौत हो गई। अब ये सब जानकर रेचल फोन पर जैक को अपडेट करती है
लेकिन तभी कार में बैठते ही रेचल के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में किलर उसे पास के एक गैराज में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद रेचल तुरंत जैक को उस जगह के बारे में बता देती है और खुद अकेले गैराज की तरफ निकल पड़ती है। फिर वहां पहुंचकर वो छुपकर किसी के आने का इंतजार करती है और तभी कुछ देर के बाद उसे गैराज में एक काली कार अंदर आते दिखती है। फिर कार रुकते ही एक आदमी बाहर निकलकर अचानक रेचल पर गोली चलाने लगता है। हालांकि रेचल किसी तरह से बचते बचाते भागती हुई अंदर एक इमरजेंसी रूम जैसे हिस्से में घुस जाती है और फायर अलार्म चालू कर देती है। फिर अलार्म के बजते ही वहां हलचल मच जाती है और किलर घबराकर भागने पर मजबूर हो जाता है। अब अगली सुबह जैक को जब रेचल पर हुए हमले के बारे में पता चलता है तो वो साफ साफ सलाह देता है कि रेचल को अब इस केस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जान पर सीधा खतरा है। ऊपर से रेचल उसकी बात मानने जैसा बिहेव करती है, लेकिन पुलिस स्टेशन से निकलते ही उसे एवरी का फोन आता है। यहाँ एवरी उसे बताता है कि रेचल तुम सही थी, असल में मैंने एलेक्स के बैंक से बात की। लियोनार्ड ने हाल ही में किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा पैसा डुबा दिया है और आज तक उसका कोई रिटर्न नहीं मिला। साथ ही मैड्रिथ ने भी अपने लॉस रिकवर करने के लिए बैंक से भारी लोन ले रखा है। तो ये सुनकर रेचल कहती है कि मुझे यही शक था। फिर कॉल कट करते ही रेचल सीधे लियोनार्ड के घर पहुंच जाती है। वहां घर के बाहर गैराज में उसे वही कार खड़ी दिखती है जो उसे अटैक वाली रात दिखी थी। इसे देखते ही उसका शक और मजबूत हो जाता है। फिर वो जैक को कॉल करके कुछ बताने ही वाली होती है कि पीछे से अचानक फिल आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर देता है। अब होश में आने पर रेचल खुद को एक घर के अंदर कमरे में पाती है, जहां फिल उसके सामने खड़ा होकर उसे खुली धमकी देता है कि ज्यादा दखल देने पर वो उसे मार देगा। तभी कमरे में लियोनार्ड अंदर आता है। असल में उसे अभी तक पता नहीं होता कि घर के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसी समय मैड्रिथ भी अंदर आती है, वो भी हाथ में गन लिए। इसके बाद वो सीधे रेचल पर बंदूक तानकर कहती है, तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। इसी बीच लियोनार्ड अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूजन में था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है, लेकिन रेचल को अब पूरा पजल साफ दिखने लगता है। इसलिए वो एकदम से लियोनार्ड से कहती है, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे छुपकर करोड़ों रुपए क्रिप्टो में लगाए थे और वो सब खो दिए, और फिर उसने एलेक्स से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने मना कर दिया। अब लियोनार्ड चौंककर मैड्रिथ की तरफ देखता है तो मैड्रिथ मजबूरी में सच कबूल करती है कि वो दोनों पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर थे। साथ ही वो बताती है कि जिस दिन वो एलेक्स से पैसे मांगने गई तो एलेक्स ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, इसलिए गुस्से और डर में उसने एलेक्स को पॉइजन देकर मार डाला। मैड्रिथ आगे कहती है, मुझे पता था कि एलेक्स के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा हमारी तरफ आएगा और मैं आसानी से अपना लोन चुका पाऊंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तुमने डैनी मर्फी का नाम निकाल लिया, जो कि एलेक्स का इलेजिटिमेट बेटा था। इसलिए अगर वो ऑफिशियली सामने आ जाता तो सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम जाती, इसलिए मुझे मर्फी को भी मरवाना पड़ा। अब ये सुनकर रेचल आगे जोड़ती है, और जैसे जैसे तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे राज के करीब पहुंच रही हूँ, तो कल रात तुमने अपने भाई फिल को मुझे मारने भेजा ताकि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लियोनार्ड को भरोसा ही नहीं होता कि उसकी वाइफ ने उसके अपने भाई की जान ले ली और पूरे टाइम उससे झूठ बोलती रही। फिर मैड्रिथ रिग्रेट का नाटक करते हुए उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टेंशन और बहस के बीच रेचल मौका देखकर मैड्रिथ पर झपटती है और उसकी गन छीनने की कोशिश करती है। अब कमरे में हाथापाई शुरू हो जाती है और आखिर में गन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी उसे फिल उठा लेता है और फिर से रेचल पर तान देता है। पर तभी सही समय पर जैक वहां पर पहुंच जाता है। असल में उसने पहले वाले कॉल से रेचल की लोकेशन ट्रेस कर ली थी और बैकअप के तौर पर पुलिस टीम को भी साथ में लाया था, जिसके बाद पुलिस घर को घेर लेती है। फिर जैक अंदर आकर फिल और मैड्रिथ को गन छोड़कर सरेंडर करने का आदेश देता है और अब चारों तरफ से घिरे होने की वजह से फिल और मैड्रिथ के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह से रेचल और जैक मिलकर एक ऐसे केस को सॉल्व कर लेते हैं जो ऊपर से देखने पर नॉर्मल हार्ट अटैक और नेचुरल डेथ जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से कोल्ड ब्लडेड मर्डर और फाइनेंशियल क्राइम की बड़ी कहानी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि समय बीतने के साथ जैक रेचल की फैमिली का हिस्सा बन चुका है और साथ ही उसे उसके पिता एडम और बच्चे मैथ्यू और क्लोई ने सबने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि मैथ्यू और क्लोई थोड़ा उदास रहते हैं क्योंकि रेचल उनकी डॉग वाली डिमांड ऑलमोस्ट भूल सी गई है, लेकिन आखिरी सीन में रेचल अपने बच्चों को एक प्यारा सा पपी लाकर उन्हें सरप्राइज देती है, जिसके बाद वो दोनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और इसी खुशहाल मोमेंट पर मूवी का दी एंड हो जाता है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।